वेलकम एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। आज हम एक ऐसे इंडियन मास्टरमाइंड की बात करेंगे जिन्हें हमारे हिस्ट्री बुक्स ने काइंड ऑफ साइडलाइन कर दिया है, पर उनकी थियरीज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन फॉर टुडेज इंडिया। वी आर टॉकिंग अबाउट राधा कमल मुखर्जी। ये एक्सप्लेनर आपको एक ऐसी विजनरी जर्नी पर ले जाएगा जिससे आप करंट इंडियन सोसाइटी को एक बिल्कुल नए लेंस से देखने लगेंगे। जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड। क्या किसी इंडियन स्कॉलर ने लगभग एक सदी पहले ही आज का क्लाइमेट क्राइसिस प्रिडिक्ट कर लिया था? आज हम डेली ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन और फ्लड्स की न्यूज़ देखते हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए एक सोशल साइंटिस्ट ने डिकेड्स पहले इन एग्जैक्ट खतरों की वार्निंग दे दी थी। He wasn't just an academic sitting in some dusty library. वो लिटरली अपने टाइम से बहुत आगे देखने वाले एक ट्रू विजनरी थे। उनकी इस इनक्रेडिबल जर्नी की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? Let's take a look at the making of this pioneer. मुखर्जी was born in 1889 in Berhampur, बंगाल। बचपन से ही उनके घर का माहौल हिस्ट्री और लिटरेचर से भरा था, लेकिन 1905 के बंगाल पार्टीशन ने उनके अंदर एक अलग ही आग जला दी। जब बाकी देश पॉलिटिक्स में बिजी था, his focus was completely on education and action. 1906 में उन्होंने कैलकाटा के स्लम्स में एक अडल्ट इवनिंग स्कूल खोल दिया। वो और उनके दोस्त खुद को मिनिस्टर्स ऑफ द पोअर कहते थे। उन्होंने वेस्टर्न कपड़े छोड़ दिए और डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पर काम किया। यही रॉ एक्सपीरियंस था जिसने उन्हें 1921 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक यूनिक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लाने के लिए पुश किया, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को एक साथ ब्लेंड किया। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज ने उन्हें हमेशा के लिए डीपली इंपैक्ट किया, मद्रास और ओडिशा के फेमीन्स और बाद में 1942 का बंगाल फेमीन। उन्होंने जो भूखमारी और ह्यूमन स्केलेटन्स की हॉन्टिंग तस्वीरें देखी ना, दे लेफ्ट अ परमानेंट इम्प्रिंट ऑन हिज माइंड। उन्हें रियलाइज हो गया था कि ग्राउंड लेवल रियलिटीज को समझे बिना और सोशल साइंसेस को डीपली स्टडी किए बिना देश की मदद करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। Now this is where it gets really interesting. Let's see what happens when economics meets Indian society. मुखर्जी ने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक्स को प्योरली ब्रिटिश लेंस से देखने से कंप्लीटली इनकार कर दिया। उनका सिंपल पॉइंट था कि इंडिया की रियलिटी लंदन या मैनचेस्टर से बिल्कुल अलग है। वेस्टर्न मार्केट मॉडल्स सोली अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर्स और फियर्स कंपटीशन पे फोकस करते थे, बट द इंडियन ट्रेडिशनल मॉडल, यहाँ इकोनॉमी ट्रेडिशनल गिल्ड्स, कास्ट और कम्युनिटी नेटवर्क्स पर बेस्ड थी। मुखर्जी ने परफेक्टली क्लियर किया कि इंडिया में आप बाजार और समाज को अलग अलग नहीं देख सकते, दे आर डीपली इंटरट्वाइंड। He argued something fascinating. हमारा इकोनॉमिक बिहेवियर धर्म और दीन से हेविली गाइडेड होता है। उन्होंने एक बहुत ही रिलेटेबल इंडियन एग्जाम्पल दिया। समझिए, एक भूखा अपर कास्ट हिंदू कभी बीफ नहीं खाएगा या एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम पोर्क टच नहीं करेगा, चाहे कितनी भी एक्सट्रीम स्टारवेशन क्यों ना हो। ये क्लियर प्रूफ है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिलीजियस और एथिकल कंस्ट्रेंट्स डायरेक्टली आपकी इकोनॉमिक चॉइसेस को डिक्टेट करते हैं। This brings us to his absolute masterstroke. Let's talk about social ecology and the environment. उनकी सोशल इकोलॉजी की थ्योरी को सुनकर आपको लगेगा जैसे वो आज सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सोशल इकोलॉजी का बेसिक आइडिया है कि हमारी ज़मीन, बायोलॉजी और हमारी सोसाइटी ये सब एक दूसरे पर डायनामिकली रिएक्ट करते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस सिर्फ नदियां बचाने या पेड़ लगाने तक लिमिटेड नहीं है। इट्स स्ट्रिक्टली अबाउट प्रिजर्विंग अ सोशल फैब्रिक एज वेल। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो इस डेलिकेट बैलेंस को ना तोड़े। टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, अंका इरिगेशन डैम्स वाला एग्जांपल लीजिए। मुखर्जी वार्न्ड अस कि जब हम बड़े डैम्स बनाते हैं तो लोगों को इनवॉलंटरली रिलोकेट होना पड़ता है। इस शिफ्टिंग से जजमानी जैसा सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम, जहां गांव वाले एक दूसरे पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते थे, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि अगर हम डैम्स बना रहे हैं तो मॉडर्न कोऑपरेटिव्स का एडवांस सोशल प्लानिंग एब्सोल्यूट क्रूशियल है ताकि कम्युनिटी बची रहे। उनकी डेकेड्स पुरानी वार्निंग सुनिए। डिफॉरेस्टेशन के खतरे, मोनोकल्टिवेशन लाइक सोली ग्रोइंग सिंगल कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन या कॉटन, और इन सब से आने वाले मैन मेड फ्लड्स और ड्राउट्स। आज हम नॉर्थ इंडिया में जो रिकरिंग फ्लड्स और सॉइल डिग्रेडेशन देख रहे हैं, मुखर्जी वाज राइटिंग अबाउट दिस इन द अर्ली 20th सेंचुरी। उनकी ट्रीज को कंजर्व करने की एग्जैक्ट प्लीज हमने बाद में डायरेक्टली चिपको मूवमेंट में प्रैक्टिकली लाइव देखी। और बात सिर्फ विलेजेस तक लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के इनिशियल फेज में ही सिटीज का हाल देख लिया था। मुंबई, कानपुर और कोलकाता के अर्ली अर्बन स्लम्स में पॉवर्टी, इलिसिट लिकर, ड्रग्स, क्राइम, ये सब उन्होंने तभी पॉइंट आउट कर दिया था। He demanded an ameliorative approach, focusing on the social welfare of unorganized workers. सच बताऊं तो, the exact same urban problems are still haunting our cities today. Moving on to his philosophical core, let's explore his theory of values.
वेस्टर्न पॉजिटिविस्ट साइंस हमेशा फैक्ट और वैल्यू को अलग करके देखती थी, सो दे कुड कीप साइंस सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। लेकिन मुखर्जी एब्सोल्युटली रिजेक्टेड दिस फॉर इंडिया। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि हमारे यहाँ फैक्ट और वैल्यू इनसेपरेबल है। फॉर इंस्टेंस, किसी बड़े के पांव छूना या फैमिली के साथ खाना खाने के ट्रेडिशनल नियम, ये सब डेली इंटरैक्शंस सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, दे आर इंटायरली वैल्यू बेस्ड। इंसानी वैल्यूज को इग्नोर करके आप इंडियन सोसाइटी को डीपली समझ ही नहीं सकते। He broke his theory down into 3 simple pillars. Number 1, वैल्यूज हमारी बेसिक सेल्फिश इंपल्सेस को सोसाइटी के कलेक्टिव गोल्स में नीटली ऑर्गेनाइज करती हैं। नंबर 2, ये वैल्यूज सिंबल्स के थ्रू शेयर होती हैं, जैसे हमारा तिरंगा जो पूरे देश में एक इंस्टेंट यूनिटी की फीलिंग लाता है। और थर्ड, दुनिया के सभी ग्रेट रिलीजन्स अपने कोर में यूनिवर्सल वैल्यूज कैरी करते हैं जो इंसानियत को आपस में जोड़े रखती हैं। Finally, let's look at his grand vision for the future of humanity: art, culture, and universalism. मुखर्जी का मानना था कि वेस्टर्न आर्ट जहाँ क्वाइट इंडिविजुअलिस्टिक होता है, वहीं एशियाटिक और इंडियन आर्ट हमेशा से कम्युनिटी फीलिंग में रूटेड रहा है। हमारे स्तूपास, हमारे मंदिर, ये सब स्पिरिचुअलिटी और एथिक्स का हिस्सा हैं। ही ब्यूटिफुली पॉइंटेड आउट कि रामायण का कल्चरल इम्पैक्ट इंडोनेशिया और कैम्बोडिया तक कैसे फैला, किसी वॉर या एग्रेशन के थ्रू नहीं, बल्कि प्योर फ्रेंडशिप और नॉन अग्रेसिव टॉलरेंस के थ्रू। उन्होंने एक यूनिवर्सल सिविलाइजेशन का 3 स्टेप रोड मैप दिया। स्टेप 1 है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जहां हम एनवायरनमेंट को मोल्ड करते हैं। स्टेप 2 है साइको सोशल डायमेंशन, जहां हम अपने नैरो ईगो को छोड़कर ब्रॉडर ह्यूमैनिटी से जुड़ते हैं। और फाइनल स्टेप 3 है स्पिरिचुअल डायमेंशन, जहां आर्ट और रिलीजन इंसान को सबसे ऊंची ट्रांसेंडेंटल हाइट्स तक ले जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट रीचिंग अ शेयर्ड ग्लोबल स्पिरिचुअल कनेक्शन। But don't mistake this for some escapist dream. उन्होंने एक क्लियर हैवी वार्निंग दी। Further integral evolution of mankind is not a practical proposition so long as poverty persists. ये incredibly powerful है। इसका सीधा मतलब है कि जब तक इस दुनिया में गरीबी और मैसिव वेल्थ डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तब तक ह्यूमैनिटी का इंटीग्रल स्पिरिचुअल एवोल्यूशन एक खोखला सपना ही रहेगा। ग्राउंड रियलिटीज और पॉवर्टी को ठीक किए बिना स्पिरिचुअल हाइट्स अचीव करना प्रैक्टिकल है ही नहीं। सो एज वी रैप अप दिस एक्सप्लेनर, मैं आपको एक बहुत ही जरूरी इंट्रोस्पेक्टिव सवाल के साथ छोड़ता हूं। इन आवर ब्लाइंड रश फॉर मॉडर्नाइजेशन, क्या हम उन्हीं यूनिवर्सल, इकोलॉजिकल और सोशल वैल्यूज को प्रैक्टिकली खो रहे हैं जिन्हें राधा कमल मुखर्जी पूरी लाइफ प्रिजर्व करना चाहते थे? क्या उनका बाजार और समाज को प्रॉपर्ली बैलेंस करने का फॉर्मूला आज हमारी सोसाइटी में कहीं बचा है? इस बारे में डीपली सोचिए। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, और हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनर में एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ।